तो जीरो आवर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, नितिन गडकरी और अरुण जेटली की मुलाकात हुई है। जेटली के घर पर दोनों ने यह मुलाकात की है। महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में शुमार हैं नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री हैं, और अरुण जेटली से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात के मायने क्या रहे, इस बारे में अभी तक फिलहाल पूरी जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में, उनको लेकर बैठकों का दौर जारी है, चर्चाएं जारी हैं, तो उसी की ये एक कड़ी हो सकती है। तो हमारे साथ हिलाल अहमद, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिलाल साहब। आपसे जानना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले हमने एक बयान सुनाया था अपने दर्शकों को कि कांग्रेस कभी शिवसेना को समर्थन नहीं देगी, यह अजय माकन जी ने बोला है। आपसे सिर्फ संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि यह बयान अगर विधानसभा चुनावी नतीजों के पहले दिया जाता तो शायद ज्यादा जायज रहता। देखिए, ये बयान इस वजह से आया है क्योंकि पवार साहब ने जो कहा है कि कांग्रेस जो है वो शिवसेना के साथ जाना चाहती है। उससे पहले उन्होंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया था, ना ही कोई सोच सकता है कि शिवसेना के साथ कभी भी कांग्रेस जा सकती। किसी भी विघटनकारी शक्तियों के साथ कांग्रेस कभी समझौता नहीं कर सकती, कभी उनको ना बाहर से ना अंदर से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकती। ये बात बहुत स्पष्ट है और देश की जनता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है। एक और सवाल, इतने साल आप रहे महाराष्ट्र की सियासत में, क्या सबसे बड़ी वजह मानते हैं इतनी बड़ी हार को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जनता को उनके जो भी उनके हमसे उम्मीदें थी, हम उसको पूरा नहीं कर पाए। निश्चित रूप से ये एक सबसे बड़ी वजह रहती है। किसी भी राजनीतिक दल के हारने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये रहती है कि जब हम जनता की उम्मीदों पर नहीं पूरे उतरते हैं। दूसरा, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी वहां के ऊपर कार्य किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, या तो वो जनता को पसंद नहीं आए या हम जनता तक की उसको सही तरह से ले नहीं जा पाए, जिसकी वजह से जनता ने हमको वोट नहीं दिया है। तीसरी एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि निश्चित रूप से जैसा कि चौहान साहब ने भी कहा था, जो मुख्यमंत्री वहां के, कि एक कोलिजन गवर्नमेंट की कुछ कंपल्शन इस तरह से थे कि हमको एनसीपी के साथ आगे तक ही चलना पड़ा। और जिस तरह के एनसीपी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, इन सब लोगों के ऊपर जो आरोप लगे, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा। आदर्श घोटाला और सिंचाई घोटाला आप मानते हैं कहीं ना कहीं वजह रहा मुख्यमंत्री कांग्रेस की हार का? जी हाँ, बेशक रहा। बेशक जो है वहां के पर जो इनके इस तरह के घोटाले किए गए हैं, उसकी कहीं ना कहीं असर जो है वो पड़ा है। जी, हिलाल साहब आपके पास आएंगे। पहले शिवसेना बीजेपी गठबंधन पर सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोल रहे हैं, सुनते पहले उन्हें। राष्ट्र के चुनावों के परिणामों के दो निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष यह है कि 15 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चली और उसको निर्णायक रूप से पराजित किया है, अतः उनकी पराजय होनी चाहिए थी, वो सत्ता से बाहर रहने चाहिए। दूसरा निष्कर्ष यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दूसरों से बहुत आगे की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, तो भाजपा के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। अब महाराष्ट्र के राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यवस्था को जनभावना की इस मंशा के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। इसके प्रतिकूल हुआ आचरण जनभावना के विरुद्ध होगा। हमारे विचार से शिवसेना को भी जनभावना की इस मंशा को समझना चाहिए और उसी के अनुरूप आचरण करें, तो यह अधिक उचित होगा। जी, जन भावनाओं के अनुरूप और जनाधार के अनुरूप अगर पार्टियां आचरण नहीं करती हैं तो कुछ भी हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस का ऐसा हुआ है। रूबी, एक बात जानना चाहूंगा आपसे, आप क्या मानती हैं कि ये मोदी लहर थी कि ये कांग्रेस की जो नीतियां थी 15 साल से, जिन्हें एग्जीक्यूट करने में नाकाम रही वो, या फिर वो घोटाले थे उनके, इन दोनों में किससे बड़ा मानेगी? मोदी लहर का प्रताप था कि इन घोटालों का? दीपांशु, पहले तो मैं हिलाल साहब को बधाई देना चाहूंगी कि कम से कम इतनी करारी हार ने आपको ईमानदारी से बोलना सिखा दिया। आपने अपनी कमियां माननी शुरू कर दी और आपने ये स्वीकार किया कि आपने जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया। तो जब गलतियां आदमी स्वीकारता है तो उससे सबक सीखता है, तो फिर बेहतर होने की संभावना होती है। रही बात दीपांशु आपके सवाल की, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बदलाव की प्रक्रिया सतत जारी रहती है और प्रकृति का नियम है बदलाव। हम जो आम जनता की अगर जो उनकी उम्मीदें हैं, अगर हम उन्हें पूरा नहीं करेंगे, वो इंतज़ार करेंगे और फिर हमें
अर्श से उठा के फर्श पे पटक देंगे। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ। महाराष्ट्र की जहां तक बात करें, मोदी लहर पूरी तरह से वहां पे नहीं थी, कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा ज्यादा था। अगर मोदी लहर होती तो हरियाणा की तरह वहां भी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता, जो नहीं मिला। दूसरी बात, हरियाणा में भी एक जाट चेहरा देने में और महाराष्ट्र में भी एक मराठा चेहरा देने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही। लेकिन हरियाणा चूंकि दिल्ली से सटे हुए हैं और वहाँ तमाम ऐसे कांग्रेस के खिलाफ मसले थे जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने धावा बोला। लोगों की समझ में ये बातें आई कि घोटाले हुए हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसमें दोषी हैं, आरोपी हैं, तो अब इन्हें बदल देना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा चेहरा नहीं देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली, तो इस बड़ी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को, जो मराठा चेहरा ना देने की वजह से जो कमी हुई, उसे ढक दिया। तो मोदी लहर तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जैसा कि पहले हम लोगों ने बात की कि लोग मौका देना चाहते हैं। कुछ ही महीने हुए हैं, कुछ महीने कुछ साल और देखना चाहते हैं। और जिस तरीके से अभी जो प्रवक्ता का बयान आ रहा था भारतीय जनता पार्टी का कि हमें जीत हासिल हुई है और हम लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे, तो फिलहाल जैसा ये कह रहे हैं, अपनी कथनी को अगर इन्होंने अमली जामा ना पहनाया तो आने वाले वर्षों में इनकी भी वही स्थिति होगी, चूंकि लोकतंत्र है। जी हिलाल साहब, कांग्रेस लगातार कहती रही है कि अभी आए हैं और बदलाव चाहती थी जनता, तो वो इसी को लेकर खुश है कि हमारा बदलाव हुआ तो बीजेपी का भी बदलाव होगा। ये क्या तर्क दिया उन्होंने, समझ में नहीं आया। देखिए, जहां तक कि कांग्रेस का सवाल उठता है तो निश्चित रूप से 15 साल से वहां के ऊपर कांग्रेस का शासन था, तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो बदलाव जो है वो जनता करती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी मोदी लहर की बात कर रही थी रूबी जी, कम से कम हम तो नहीं मानते हैं कि किसी तरह की कोई लहर थी, क्योंकि जब लहर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वोट शेयर जो है वो 45, 47, 48% के ऊपर जाता है, तब तो हम उसकी लहर की बात करते हैं। अगर इस तरह का वोट शेयर नहीं है तो निश्चित रूप से मोदी लहर की बात करना सही नहीं होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस प्रकार के वादे किए गए हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और महाराष्ट्र की जनता के लिए भी, हरियाणा की जनता के लिए भी, कि जो वादे किए हैं नरेंद्र भाई मोदी ने अपने अलग अलग रैलीज में, वो उसको पूरा करें और यहां की जनता लाभान्वित हो। अंतिम हम लोगों का सबका उद्देश्य ये है कि जनता ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। हम जरूर देखना चाहेंगे कि किस तरह से नरेंद्र भाई मोदी के किए गए वादे जो है वो पूरे करेंगे। उससे हम लोग सबक भी लेंगे और कुछ सीखेंगे भी, अगर वो वादे पूरे करते हैं। और अगर वो वादे पूरे नहीं कर पाते तो भी हम सबक लेंगे और सीखेंगे कि कांग्रेस की नीति बिल्कुल सही रही है। कभी भी इस प्रकार के कोई वादे नहीं किए गए हैं जिसको कि पूरा ना किया जा सके या जिसके आगे प्रश्न चिन्ह लग जाए। अभी भी, आज की भी तारीख में जो रोड मैप के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में वो बदल देंगे तस्वीर भारत की, वो अभी तक कहीं देखने को नहीं मिली है। सिर्फ ये एक वादा है, उस वादे के बाद दूसरा वादा, दूसरे वादे के बाद तीसरा वादा, यही अब तक होता चला आ रहा है। जब जमीन के ऊपर उतर करके आएगा तो निश्चित रूप से भारत की जनता जो है वो उसकी देखेगी, उसको समझेगी और जानेगी कि किस प्रकार से इनसे वादे किए गए और किस प्रकार से उसको पूरा कर रहे हैं। रही बात शिवसेना की और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, तो जिस तरह से जी मोदी जी ने बोला था 60 साल शासन किया, हमको कम से कम 60 महीने, बहरहाल वो बात अलग है, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा। स्टेट हेड हमारे यूपी के योगेश जी हैं, आपके पास चलते हैं। योगेश जी, एक बात समझ में नहीं आई, ये जो विकास है और ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इन दोनों में बड़ा क्या है? अगर आप विकास करेंगे लेकिन फिर भी आप ये दलील देंगे कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था इसलिए हम हार गए। देखिए, ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह हो, और अगर वो नहीं है, वहीं कहीं किसी भी पार्टी और सरकार के साथ है, तो मानना चाहिए कि उसने विकास नहीं किया। जैसे नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात में चुनाव जीतते हैं, आखिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसका मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ जनरेट नहीं हुआ, वहाँ विकास को सरकार ने प्राथमिकता दी। मतलब साफ है कि विकास जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर विकास के पीछे छूट जाने, करप्शन के शुरू हो जाने के बाद शुरू होता है। ये सत्ता विरोधी जो रुझान है वो गवर्नेंस के नहीं हो पाने के बाद शुरू होता है। तो ये मानिए कि विकास नहीं कर पाई सरकारों ने जो कहा था, महाराष्ट्र की सरकार ने जनता से वो पूरा नहीं कर पाई, लोग इसलिए बदलाव चाहते थे। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सेकेंडरी है, आपका कमिटमेंट
कमिटमेंट को जो जनता से था वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। और कमिटमेंट में विकास एक बड़ा सपना होता है, लॉ एंड ऑर्डर और विकास दो बड़े सपने होते हैं जनता के। जनता को किसी मुख्यमंत्री किसी सरकार से बहुत लेना देना नहीं होता है। मुख्यमंत्री और मंत्री से मिलने वालों की संख्या किसी भी राज्य की आबादी के 2 से 3%, 4% होती है। बाकी लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि कानून व्यवस्था कैसी है और विकास के पैमाने पर सरकार किधर, किस तरफ और किस नीति और नियत से आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस और एनसीपी। सुधांशु त्रिवेदी जी जो है वो ये बता रहे हैं कि आखिर गठबंधन टूटने की वजह क्या थी। हालांकि अभी ये बीजेपी की तरफ से बयान आया कि गठबंधन हमने नहीं तोड़ा, लेकिन अलग होने की क्या वजह थी उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, अमित शाह जी ने चुनाव से पूर्व जिस प्रकार का प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखा था, संयोग व शिवसेना उस यथार्थ को समझने में थोड़ी चूक कर रही थी। आज चुनाव परिणाम उसकी पुष्टि कर रहे हैं। अमित शाह जी ने बोला जितनी सीटें हमको दे रहे थे उससे ज्यादा हम जीत चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने साफ साफ यह कहा था कि हम उस गठबंधन को हमने कभी नहीं तोड़ा, अर्थात हम भावनात्मक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से वह गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते थे, पर यथार्थ कुछ ऐसा था जिसको कि वह समझने में सफल नहीं रहे, इस कारण से वह गठबंधन तोड़ना पड़ा। तो अमित शाह जी का जो वक्तव्य है वो यथार्थपरक है, रियलिस्टिक है, ऑक्सीमोरन, विरोधाभासी। एक कहावत याद आ रही है, एक कहानी छोटी सी, अगर आप लोगों के पास थोड़ा वक्त हो। दो दोस्त थे, एक के पास बहुत सारा खाना था, दूसरा बहुत भूखा था। पहला कहता है कि ये सोचता है कि मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मुझसे बोलेगा खाना खाने को, और दूसरा बोलता है कि ठीक है जब बोलेगा उसे दूंगा। तो शायद वही चीज़ थी। 15 साल से वो परेशान थी, शिवसेना सत्ता में के केंद्रीकरण में नहीं आ पाई थी और सोच रही थी कि ठीक है मराठी मानुस, और खासतौर से तब जब बाला ठाकरे जी दिवंगत हो गए, उसको जरूरत थी बूस्टअप होने की। बीजेपी क्या नहीं कर सकती थी उसको बूस्टअप करने के उपाय? ये सब कुछ हम ही खाएंगे। रूबी, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल, आपने ये सवाल मुझसे पूछा। जी बिल्कुल, आपसे पूछा है सवाल। ये चीज़ हो सकती है दीपांशु, क्योंकि शिवसेना बहुत अरसे से बैठी थी कि वो सरकार बनाएगी, और इसने जो राजनीति शुरू की अपनी क्षेत्रीय स्तर पे, वो इसलिए शुरू की, मराठा मानुस का जो उसने कॉन्सेप्ट रखा, क्योंकि उसे राज्य पे बादशाहत करनी थी, उसे केंद्र की लालसा कभी नहीं रही, केंद्र की बात कभी भी नहीं की शिवसेना ने। तो वो मराठा मानुस बनकर के, मराठा छत्रप बन के महाराष्ट्र पे राज करना चाहती थी। साल दर साल इसकी कोशिशें भी रही, बाला साहब ठाकरे ने भी तमाम कोशिशें अपनी की, उन्होंने दिलों पे राज जरूर किया, लेकिन शासन में उस तरीके से वो बादशाह बन करके नहीं आ सके। जी रूबी, हिलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिलाल जी बोलिए, क्या कहेंगे आप इस बात? जी अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब विकास की बात हुई थी, तो विकास के किस पैमाने पर महाराष्ट्र जो है वो गुजरात से पीछे है, विकास के किस पैमाने पर हरियाणा जो है वो गुजरात से पीछे है, विकास के किस पैमाने के पर आप नापेंगे कि जिस समय कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आई थी 15 साल पहले, और उससे हम आज आगे नहीं बढ़ गए, चाहे वो हरियाणा हो और चाहे वो महाराष्ट्र हो। तो इससे ये कहना कि विकास नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बात सीधी सी है कि हम अपनी बात को पूरी तरह से जनता तक की नहीं ले जा पाए और जनता को हम उस चीज से कन्विंस नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से विकास की अगर आप बात करेंगे तो कहीं से भी आप किसी भी पैमाने के ऊपर नाप लीजिए, किसी सोशल इंडेक्स के ऊपर नाप लीजिए, किसी इकोनॉमिक इंडेक्स के ऊपर नाप लीजिए, हरियाणा और महाराष्ट्र जो है वो गुजरात से कहीं आगे है। तो इसलिए यह कहना कि क्योंकि गुजरात में जो है वो विकास हुआ इस वजह से वहां वापस आए और इन दो जगहों पर विकास नहीं हुआ इस वजह से वापस नहीं आए, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ के ऊपर जो मुख्य कारण है वो यही है कि जिस प्रकार के प्रलोभन दिए गए हैं जनता को, वहां पर जिस प्रकार के सपने उनको दिखाए गए हैं वहां पे जनता को, जो कि ये पूरा कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम इनकी जो है वो मानेंगे कि हाँ ये जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी मोदी जी की, जिसकी वजह से वो ये कार्य कर दिखाए। अन्यथा जो आज की अर्थव्यवस्था है, जो आज के सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन है, उसके अंदर ये काम नहीं हो सकता है। दूसरी बात, आप जो शिवसेना की और इनकी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास दो ऑप्शन हैं, या तो उनके अपने शब्दों में, या तो वो नेचुरली करप्ट पार्टी का समर्थन लेंगे
और या वो हफ्ता वसूल करने वाली पार्टी का समर्थन लेंगे। ये स्पष्ट दिखाता है कि किस तरह से सत्ता में काबिज होने के लिए वो लोग पिपासू हैं, किस तरह से हर हाल में वो सत्ता में आना चाहते हैं, चाहे उन लोगों के साथ लेकर के आए जिनको कि लगातार हफ्ता वसूलने वाली पार्टी कहते रहे हों, चाहे उन लोगों के साथ आए जिन्होंने इनको बाकायदा कहा था कि अफजल खां और उनकी सेना है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। और हम लोग देखना चाहेंगे कि किस तरह से मराठा और अफजल खां उनकी सेना जो है वो आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से, हमारे इनपुट एडिटर रूबी अरुण, हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हिलाल अहमद साहब, कुंवर प्रताप सिंह जी कुछ देर में जुड़ेंगे, योगेश मिश्रा स्टेट हेड यूपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल जी विकास की बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जितना विकास गुजरात में हुआ उतना महाराष्ट्र में नहीं हुआ। योगेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे उनके इस बयान पर? मैं हिलाल जी से कहना चाहता हूं कि विकास को सिर्फ आंकड़ों में मत आंकिए। पर कैपिटा इनकम विकास नहीं होता है। विकास होता है कि हर आदमी को क्या मिल रहा है, हर आदमी की जो आम ज़रूरतें हैं, दवा, पढ़ाई, भोजन, पानी और एक छोटा आवास, ये पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर महाराष्ट्र में बड़ा विकास हुआ था तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यहाँ बुंदेलखंड एक इलाका है, इस इलाके के लोग किसानों की आत्महत्या के लिए जानते हैं। तो आखिर बुंदेलखंड से ज़्यादा किसान विदर्भ में आत्महत्या क्यों करते हैं, क्यों करने पर मजबूर होते हैं? अगर विकास हुआ है तो विकास मुंबई से नहीं नापा जाता, विकास नासिक से नहीं नापा जाता, विकास वहाँ के गांवों से नापा जाता है। आप जाके देखिए, आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, जितनी पर कैपिटा सड़कें हैं, बिजली की उपलब्धता है, दूसरी चीज़ें गुजरात में है, उतनी आज भी महाराष्ट्र में नहीं है। अगर आप चाहें तो आप गूगल पे जाइए, खुद आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। तो दूसरा, आंकड़ों के अलावा आप विकास को एहसास पर आंकिए। एहसास के आधार पर लोग गुजरात के मानते हैं कि वहाँ विकास ज़्यादा हुआ है, महाराष्ट्र में विकास नहीं हुआ है। मुंबई का विकास महाराष्ट्र का विकास नहीं है। विदर्भ भी विकास के आईने में आना चाहिए। कांग्रेस के विकास के आईने में विदर्भ नहीं आया। कांग्रेस के विकास के आईने में करप्शन से जो उसके मंत्री 2-4 काम कर रहे थे, करप्शन फैला रहे थे, वो नहीं आया। तो विकास को सिर्फ आंकड़ों में, स्टैटिस्टिक्स में लाइट जल गई, इससे बिल्कुल मत आंकिए हिलाल जी। और अगर आप विकास के दावे करेंगे, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो भारत की पर कैपिटा इनकम जितनी है उसके हिसाब से भारत में 20% लोगों को 20 रुपए पर से कम पर गुजर करने के लिए विवश नहीं होना चाहिए। योगेश जी, हिलाल जी आपसे बात करें तो आप लखनऊ से जी बिल्कुल बोलिएगा हिलाल जी। मैं आपको 1 मिनट बाद मौका, आप विकास की बात करें, लखनऊ से रायबरेली जाइए, सड़क को देख के लगता है विकास बहुत हुआ है, पर रायबरेली के गांव में जाइए तो लगता है विकास नहीं हुआ है। तो विकास को एहसास से आंकिए। जी योगेश जी, आपने जो बात कही है, पर कैपिटा इनकम नहीं है। अब अगर आप खाद्य की बात करेंगे तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसके द्वारा लाया गया है? सर्व शिक्षा अभियान जो चलाने की बात की गई थी, राइट टू एजुकेशन जिसके अंदर हम लेकर के आए थे कांग्रेस पार्टी, वो कौन लेकर के आया है? इसके साथ साथ जो किसानों की बात की जाती है तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जिस तरह से लेकर के आई है कांग्रेस पार्टी, वो भी लेकर के आए। विदर्भ में अगर सुसाइड कर रहे हैं तो सौराष्ट्र में भी सुसाइड कर रहे हैं। अगर आप करप्शन की बात करिए तो भारत के अंदर गुजरात और भारतीय जनता पार्टी अकेले ऐसे होंगे जिनके ऊपर रेप का केस है, जिनके ऊपर सीधे सीधे करप्शन का केस है, उसके बावजूद भी वो मंत्री बने हुए हैं। कितने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो है वो जेल के अंदर बंद है, किस राज्य के अंदर बंद है? अगर आप जो है वो ये मानते हैं कि सिर्फ मुंबई का विकास नहीं है, पुणे का विकास नहीं है, तो सिर्फ अहमदाबाद का विकास भी नहीं है, और सिर्फ बड़ौदा का विकास भी नहीं है। बिजली के उत्पादन के अंदर आप बात कीजिए, हरियाणा से ज्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन बिजली का गुजरात में नहीं है। अगर आप 10 पैसे पर यूनिट वहां के किसानों को दिया गया है बिजली, किस भारत के राज्य में 10 पैसे पर यूनिट जो है किसानों को दी गई है बिजली? हरियाणा के अंदर यह काम हुआ है। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर आ जाइए तो महाराष्ट्र के अंदर विदेशी पूंजी निवेश जितना हुआ है, कहां हुआ है? पर कैपिटा इनकम सिर्फ यह दिखाता है कि किस तरह से वहां के पर रोजगार का सृजन हुआ है। तो रोजगार का सृजन जहां पे हो रहा है, जहां पे औद्योगिकरण हो रहा है, जहां पे बेरोजगारी दूर हो रही है, वहीं का पर कैपिटा इनकम जो है वो तेजी से बढ़ता है। देखिए, विकास के पैमानों को अगर आप नापने पर आएंगे तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा कुपोषित कहां की महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे कहां के हैं, और उसके वो क्या गुजरात के नहीं है सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे, सबसे ज्यादा कुपोषित महिलाएं क्या वहां पर नहीं है? सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो बिगड़ा हुआ है वो कहां का बिगड़ा हुआ है? गुजरात का हुआ है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स
जो एजुकेशन की फील्ड में सबसे ज्यादा कहां के ऊपर है, गुजरात के अंदर है। ये निम्न श्रेणी के अंदर आते हैं। जितने भी सामाजिक पैरामीटर है, गुजरात हर जगह बिल्कुल नीचे आता है। उसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि गुजरात में विकास ज्यादा है और महाराष्ट्र और हरियाणा में विकास कम है, तो निश्चित रूप से शायद यही कमी रह गई है कांग्रेस की, कि विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है, लेकिन उसको हम जो है दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाए, और यह एक बड़ा कारण बना है कांग्रेस की पराजय का इन राज्यों के अंदर। जी हिलाल जी, रूबी आपके पास जाना चाहता हूं। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं इस वक्त। ये जो विकास है ये क्या होता है, दरअसल इसकी परिभाषा क्या है? एक आम आदमी हूं मैं, मेरी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो गांधी ने भारत में देखी थी, रोटी कपड़ा मकान, जो देश के आखिरी छोर पे एक इंसान है, बस उसे किसी भी तरह की समस्या ना हो, अपने आम ज़रूरतों को पूरी करने की, बेसिक्स को पूरी करने की, वो एक इंसान है और वो ठीक है। देश की जीडीपी से एक आम आदमी को मतलब नहीं है। छोटा वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर वो दिन भर जूझता रहता है। उसे क्या मतलब कि आपने बड़ी इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, वो सब हमारा काम है, वो सब आपका सरकार का काम है। तो विकास आप कैसे बताएंगे उसको? जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले तो उसी से शुरुआत होनी चाहिए ना। आपने चीज़ें आपने करी, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, वो एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाई, वो भी देखना आपका काम है। आपने क्यों नहीं देखी? और फिर आप कह रहे हैं कि हम जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाए अपने विकास को। रूबी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं यहाँ योगेश जी की बात दोहराना चाहूँगी कि आपने विकास अगर किया तो विकास का एहसास आप नहीं करा सके। एहसास वो चीज़ है कि जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की दुश्वारियाँ कम होने लगती हैं, सहूलियतें हमें महसूस होने लगती हैं, तो हम समझने लगते हैं कि हमारा विकास होने लगा। एहसास आ जाता है, एहसास आ जाता है अपने को, आप खुद ब खुद। यकीनी तौर पे हिलाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई और जनहित से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई। या तो वो अपने मकाम पे नहीं पहुंची, और मकाम पे पहुंची भी, एग्जीक्यूशन भी हुआ, तो उसमें इतने घोटाले, इतना भ्रष्टाचार हुआ कि आपका किया धरा उस पर पानी फिर गया और वो घोटाले सामने लोगों की नज़र में आ गए। लोगों को ये लगा कि हमारी मेहनत मजदूरी का, हमारे खून पसीने की कमाई, आपके राजनेता, आपके बड़े नेता वो घोटाले में करके अपनी जेब भर रहे हैं। तो ये एहसास की ही बात है। बिल्कुल योगेश जी ने बहुत सही शब्द कहा कि एहसास की बात है कि विकास का एहसास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का एहसास बहुत जोर शोर से हुआ। सड़कों की बात होती है, जैसे गुजरात मॉडल सही है। गुजरात गई हूँ और मैंने बहुत सारी वहाँ पे खबरें की हैं। गुजरात के दूर दराज के आप इलाकों में जाएं तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन सड़क, बिजली, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी होती हैं। हमारी बड़ी ज़रूरतें उन छोटी ज़रूरतों से होकर गुजरती हैं। तो जब हमें उसमें सहूलियत मिलने लगती है तो हमें ये लगने लगता है सरकार हमारे लिए काम कर रही है।